हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। डिवाइडेड वर्ल्ड, जी हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में मिलते हैं जहाँ पर कभी कभी इतिहासकार जो हिस्टोरियन आर्नल्ड टॉयनबी को पढ़ते हुए कुछ एग्ज़ाम्पल मिल जाते हैं जो आजकल हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल उनका जो कहा गया सही बैठते हैं। उनका कहना है कि जो सिविलाइजेशंस हैं उनका जो एंड होता है वो सुसाइड से होता है, हत्या से नहीं। तो कुछ सिविलाइजेशन जो ख़त्म होती हैं वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेती हैं और खुद ख़त्म हो जाती हैं, उनको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आर्नल्ड टॉयनबी के कहे अनुसार क्या रशिया इस टाइम ऐसा कर रहा है कि इट्स कमिटिंग सुसाइड। यूरोप पर हमला किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो पूरा एक सेटअप है अब उसे धीरे धीरे पुश कर रहा है और बहुत सारे क्या कहा जाए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जियोपॉलिटिकल कदम भी उठाए जा रहे हैं, सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा अलग अलग देखें तो अच्छा होगा। अभी रशियन आर्मी के अंडर यूक्रेन का 1/4 करीब करीब कब्जे में है। चलिए ठीक है, लुहांस है, डोनेत्स्क है, डॉनबास एरिया जो है। लेकिन रशिया यूक्रेन को बिल्कुल ही इनएक्टिवेट करने में और उसके कुछ हिस्से को कैप्चर करने में हो सकता है अच्छी हालत में हो, लेकिन पुतिन जो हैं उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है। इससे एक चीज़ पता लगती है कि जो मिलिट्री कंडीशंस हैं, जो उनकी जो सोच है पुतिन की और जो वेस्टर्न थिंकर हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। रशिया के लिए जियोपॉलिटिकल रूप से अलग थलग पड़ जाना एक सीरियस इशू है और वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं वो और भी ख़तरनाक हैं। असर तो होता है, हो सकता है यूक्रेन के साथ बाद में कोई समझौता हो जाए, लेकिन सैंक्शंस तो ख़त्म नहीं होंगी बहुत साल तक। तो वेस्ट का इरादा क्या है कि रशिया को उसको मिलिटरली और इकोनॉमिकली तोड़ दो, ख़त्म कर दो, कमज़ोर कर दो। ये तब हो सकता है जब उससे तेल का बाज़ार छीन लिया जाए या गैस का बाज़ार छीन लिया जाए, यानी कि ओवरलुक किया जाए उसको कि मुझे तुमसे ऑयल चाहिए नहीं, गैस भी नहीं चाहिए। एक बार एक अमेरिकन सेनेटर ने रशिया को बिल्कुल खारिज कर दिया था और कहा था कि वो गैस स्टेशन है, लेकिन बेसिकली इट्स ट्राइंग टू बी अ कंट्री। रशिया इज़ नो मोर अ गैस स्टेशन बट ट्राइंग टू बी अ कंट्री। रशिया को चीन और इंडिया जैसे कस्टमर मिल सकते हैं जो सस्ता तेल खरीद सकते हैं, पर कीमत तो चुकानी होगी। पुतिन विरोध तो कर रहे हैं कि ये सैंक्शंस हैं और जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का एक इलाका है जिसे कॉकेशस एरिया कहा जाता है, वहाँ पर कुछ अलग किस्म की उन्होंने रणनीति स्ट्रैटेजी लागू की। रॉबर्ट ब्लैकविल और जेनिफर हैरिस ने 2016 में उनकी किताब आई थी, वॉर बाय अदर मीन्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स क्राफ्ट। रॉबर्ट ब्लैकविल और जेनिफर हैरिस ने 2016 में किताब आई थी, वॉर बाय अदर मीन्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट, इसका ब्यौरा दिया। राइटर्स का कहना था कि जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या ट्रेड सैंक्शंस हैं, वो ख़ास तौर से इकोनॉमिक सैंक्शन ट्रेड सैंक्शन की कंपैरिजन में ज़रा कामयाब हो जाते हैं। ये सही है कि थोड़ा सा रूबल वापस आया कि लेकिन वीक है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट भी 20% है। तो रूस इस क्राइसिस से निकल कैसे सकता है? हो सकता है एक छोटी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो मैंने आपको आर्नल्ड टॉयनबी का एक पहला उदाहरण दिया। पहला उदाहरण ये था कि जो सिविलाइजेशंस होती हैं उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सुसाइड कर लेती हैं। रशिया इज़ डूइंग प्रोबेबली सेम। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है आर्नल्ड टॉयनबी का। 1952 के एक रीथ लेक्चर में उन्होंने कहा था कि वेस्ट ने जो
नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ एक ऐसा एग्रेशन दिखाया है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो मेमोरी है इजी तो है, लेकिन एग्रेशन के शिकार देशों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए कई बार उन्होंने वेस्ट की जो अपनी जो हाई मोरालिटी स्टैंडर्ड है उसका विरोध भी किया है कि वेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेल्फिश स्टैंडर्ड्स हैं। भारत भी उनमें शामिल है, वो भी विरोध करता है कि जो ना माफ़ करने वाली जो आक्रामकता है, यानी कि अनफॉरगिवेबल जो एग्रेशन है, वो लोगों को रास नहीं आता है। अब ख़ास तौर से इंडिया द्वारा रूस से जब हम ऑयल मंगा रहे हैं और रशिया भी मंगा रहा है, रशिया कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन भी मंगा रहा है, तो अमेरिका को इंडिया को देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन को जब देखता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो भारत का नज़रिया अमेरिका से अलग है, वैसे ही जर्मनी का एक अलग नज़रिया है। एक और ब्रिटिश हिस्टोरियन है इयन मॉरिस, उनकी एक बुक आई थी वाई द वेस्ट रूल्स फॉर नाउ, कि वेस्ट अब रूल क्यों करता है। तो लिखा था कि वेस्टर्न कंट्री 1900 की तुलना में 2000 में कम प्रभावी थे, यानी कि जो आज से 120 साल पहले जो उनका प्रभाव था अब वो 100 साल बाद में कम प्रभाव है। वेस्टर्न वर्ल्ड में डिक्लाइन तो है क्योंकि चाइना ऊपर आ रहा है और दुनिया के मल्टीपोलर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जियो इकोनॉमिक मामलों को अगर हम एक वेपन के तौर पर यूज़ करें तो उससे दिखाया जाए तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो स्विफ्ट सिस्टम है उसका एक विकल्प बनाने की कोशिश की जा सकती है, पर कोशिश करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो भी डॉलर तो टॉप पे रहेगा ना, देखा जाए तो डॉलर थोड़ी कहीं जा रहा है। अब वेस्टर्न कंट्री को लग रहा होगा कि जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्होंने एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ को बताया अभी रशिया के खिलाफ, लेकिन मार्च में अभी मार्टिन वॉल्फ ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक बात कही। उनका कहना था कि जो इन्फ्लेशन बेस्ड मंदी आपको अभी सामने नज़र आ रही है ये शायद लंबे टाइम तक चलेगी और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो दुनिया में आपको 2 ब्लॉक नज़र आए, एक नहीं 2। मसलन जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंत में कुछ तेज़ी आएगी और जियोपॉलिटिकल जो आपके हितों का है वो त्याग होता भी नज़र आएगा और कहीं ना कहीं दुनिया बंटती हुई नज़र आएगी 2 खेमों में और देशों को डिसीजन भी लेना पड़ सकता है कि वो यहाँ जाएं वहाँ जाएं। अब इंडिया हथियारों के लिए रशिया के ऊपर है, लेकिन वो टोटल व्यापार इंडिया का रशिया के साथ $10 बिलियन है टोटल मिला के, और बाकी जो $1000 बिलियन का व्यापार है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, जिसमें सर्विसेज भी हैं, इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, गुड्स भी है। तो किया क्या जाए? इंडिया जाएगा कहाँ? डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर कभी ये सवाल आ गया कि इंडिया को कहाँ जाना है तो इंडिया के पास शायद कोई तीसरा रास्ता नहीं बचेगा, इन्हीं 2 रास्तों में से, एक वेस्टर्न वर्ल्ड और एक रशिया। रशिया के साथ चाइना भी होगा। तो ये सिचुएशन जब आएगी तब की तब देखेंगे, अभी से स्पेकुलेट करना मुश्किल है। फ़िलहाल वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है और शायद तीसरा हिस्सा इमर्ज होकर ऊपर आ रहा हो, इसके बारे में अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। मल्टीपोलर वर्ल्ड अगर इमर्ज होता है तो फिर कैसा होता है, अभी शायद कुछ कहना मुश्किल होगा इस बारे में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बटी हुई दुनिया, डिवाइडेड वर्ल्ड इन 2 you can say the blocks. One is the Western bloc, one is the Russian bloc. India is still just in between, trying to figure out where to go, if compelled to go, where it will go, where its interest lies. Thank you very much.